हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी का कक्षा शिक्षण देखेंगे और दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे आज आपका क्लास नंबर 5। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास नंबर फर्स्ट में हमने देखा था आपका विषय सूची यानी कि सिलेबस, और उसके बाद क्लास नंबर 2 से हमने देखा था आपके विषय सूची में अध्याय पहला है कवियों एवं लेखकों का सामान्य परिचय, जिसमें कवियों का परिचय हम देख रहे हैं। और कवियों के परिचय में हम कबीरदास और सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। और आज हम देखेंगे आपका जयशंकर प्रसाद और बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों आज हम 2 कवियों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज आपका जयशंकर प्रसाद। क्लियर। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म यहाँ पर हम देखेंगे विक्रमी संवत 1946 और सन 1889 में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इनका जन्म 1889 में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। क्लियर। अब यहाँ पर आगे हम देखें, आपके पूर्वज तंबाकू का व्यापार करते थे और ये सुंदनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से? सुंदनी साहू के नाम से। आगे हम देखें प्रसाद जी का बचपन कैसे बीता था। प्रसाद जी के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनकी शिक्षा दीक्षा ठीक तरह से संपन्न नहीं हो सकी और घर पर ये स्वाध्याय द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों इतनी भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिव है, क्योंकि दोस्तों एक साथ इतनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना वो भी घर पे बहुत बड़ी बात थी। आगे हम देखें, प्रसाद जी की अवस्था जब 17 वर्ष की थी तभी उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया और परिवार का सारा उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर ही आ गया। क्लियर। तो दोस्तों ये उनके जीवन में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव की तरह से देखने को मिलता है कि उनके बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद जब वो 17 वर्ष के हुए तो उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। तो एक तरह से जो परिवार का सारा उत्तरदायित्व था, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनके जीवन में साहित्य साधना व्यसन के रूप में आई। एक तरह से साहित्य साधना व्यसन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो साहित्य में उनकी इतनी ज्यादा रुचि थी कि एक तरह से उनको जिस तरह से कोई भी एक व्यक्ति जो अपनी आदत में रखता है किसी भी तरह के खान पान को, उसी तरह से ये इनकी एक आदत में थी कि वो साहित्य की साधना भी करते थे और साहित्य से जुड़ी हर चीज को ध्यान देते थे। और साहित्य साधना में अधिक समय देने के कारण व्यापार की दशा बिगड़ती गई और जीवन के अंतिम दिनों में संकट का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो साहित्य में इतनी ज्यादा रुचि रखते थे कि उसकी वजह से वो अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाए और वही रीजन था कि उनका जो व्यापार था वो धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ती गई। और दोस्तों अगर हम बात करें, इनकी दुकान पर साहित्यकारों का जमघट रहता था और वे यथाशक्ति अपने साहित्यिक मित्रों की सहायता भी करते थे। और दोस्तों यहाँ पर आगे हम देखें, अधिक परिश्रम करने के कारण प्रसाद जी का स्वास्थ्य गिर गया था और बीमार रहने लगे थे। और आगे हम देखें यहाँ पर सन 1937 में 48 वर्ष की अल्प आयु में, बहुत ही छोटी आयु में ही प्रसाद जी का निधन हो गया। अल्प आयु मतलब होता है कम आयु में। तो दोस्तों 48 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका निधन हो गया था। अब हम देखें इनके रचनाओं के विषय में। यहाँ पर देखिए रचनाओं में काव्य रचना कौन कौन सी है। काव्य रचना हम देखेंगे, काव्य रचनाओं में इनका है कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना। तो दोस्तों इसमें प्रेम पथिक, झरना, ये सब, आंसू, लहर, ये सब बहुत ही ज्यादा पूछे हुए काव्य हैं इनके, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उर्वशी भी पूछा जाता है, चित्राधार, कामायनी, जिसमें दोस्तों सबसे प्रमुख जो है आंसू और कामायनी। कामायनी इनका बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है। आगे हम चलते हैं उपन्यास के विषय में देखने। दोस्तों उपन्यास में अगर हम देखें तो इनके जो मेन उपन्यास हैं वो हैं कंकाल, तितली और इरावती। यही इनके मेन उपन्यास हैं और तीनों उपन्यास बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं।
जयशंकर प्रसाद के कामायनी, आंसू, झरना, लहर, उर्वशी, प्रेम पथिक, ये सारा इनका काव्य बहुत पूछा जाता है। तो इनके ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं इनके नाटक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों नाटक में हम देखेंगे विशाखा, राजश्री, आजाद शत्रु, कामना, सज्जन, जन्मेजय का, नागयज्ञ, ये अक्सर पूछा जाता है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट और ध्रुव स्वामिनी, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जन्मेजय का, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं कहानी। दोस्तों कहानी इनकी कौन कौन सी है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनकी कहानियां हैं। जिसमें आंधी और इंद्रजाल ये ज्यादा पूछा जाता है और आकाशदीप भी। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में हम जानते हैं। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर सन 1897 में शाजापुर जिले के मयाना नामक गांव में हुआ था। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। 8 दिसंबर और 1897 में शाजापुर जिले के मयाना नामक गांव में हुआ था। और दोस्तों सबसे ज्यादा देखिए जितने भी राइटर, जितने भी पोएट आपको पढ़ाए जाएंगे उनमें सबकी रचनाएं मस्ट होती हैं और मेन कुछ ही राइटर के जन्म और उनके शिक्षा और उनके जो भी कार्य हैं उनके विषय में पूछा जाता है। नहीं तो फिर सबसे ज्यादा उनकी रचनाओं के विषय में ही पूछा जाता है। जो मेन मुख्य रचनाएं हैं हम आपको तो बताते ही चलते हैं कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप उस पर इंपॉर्टेंट लगा लिया करिए। क्लियर, तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में। तो ये आपका देख चुके हैं कि शाजापुर जिले के मयाना नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। आगे हम देखें, इनके पिताजी का नाम पंडित जमुना प्रसाद शर्मा वैष्णव समुदाय के कर्मकांडी ब्राह्मण थे। क्लियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों इनके पिता का क्या नाम था, जमुना प्रसाद शर्मा, ये वैष्णव संप्रदाय के कर्मकांडी ब्राह्मण थे। आगे हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 10 वर्ष की अवस्था में बालकृष्ण ने पढ़ना प्रारंभ किया था। 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया था। और आगे हम देखें यहाँ पे और भी इनके विषय में जानते हैं। शाजापुर से मिडिल उत्तीर्ण करने के पश्चात ये हाई स्कूल पढ़ने के लिए उज्जैन गए और मैट्रिक के पश्चात गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और वहां पर वो उनके पास कानपुर चले जाते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त की, 10 वर्ष के बाद तो इन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया 10 वर्ष की अवस्था में, और उसके बाद वो मैट्रिक मिडिल तक तो वो अपने गांव पर यानी कि शाजापुर में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद ये उज्जैन गए मैट्रिक के लिए, फिर मैट्रिक के पश्चात ये गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कानपुर चले गए और 1920 में कॉलेज छोड़कर गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ ये असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। क्लियर, उस समय जो 1920 का आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था, उसमें जाके जुड़ जाते हैं और राष्ट्रीय आंदोलनों के संदर्भ में अनेक बार ये जेल की यात्राएं भी किए। क्लियर, और जेल में रहते हुए ये साहित्य सृजन करना और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे संसद में भी रहे और 1955 में राजभाषा आयोग के सदस्य भी रहे। और राजनीति के साथ साथ नवीन जी की साहित्य साधना भी बराबर गतिशील रही। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग राजनीति में भाग ही लेते रहे अलग अलग क्षेत्रों में, बल्कि वो अपने साहित्य में भी अपनी जो कृतियां थी उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। वे प्रताप और प्रभा के संपादक भी रहे हैं। क्लियर, और अप्रैल 1960 ईस्वी को दिल्ली में नवीन जी का निधन हो जाता है। क्लियर, 1960 में क्या होता है, इनका निधन हो जाता है। आप ये लिख लीजिएगा इनका निधन कब होता है, 1960 में। क्लियर, ये आप लिख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों अगर हम रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में महाकाव्य उर्मिला इनका सबसे प्रमुख महाकाव्य है, और खंड काव्य में देखें तो प्राणार्पण। क्लियर, और अगर हम देखें कविता संग्रह की तो कुमकुम, कवासी, रश्मि रेख, विनोवा, अस्तमन, अपलक, हम बिस्पाई जन्म के, ये इनके कविता संग्रह हैं। तो दोस्तों इसमें हम बिस्पाई जन्म के, कुमकुम,
कवासी, रस्मरेख, ये सारा पूछा हुआ है। तो दोस्तों इन सब पे आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपके लिए जितने भी अभी तक के आपके 5 क्लास हुए हैं हिंदी के, 5 आपके सामाजिक अध्ययन के, तो इन सब के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही टारगेट टीचर जॉब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये सारे वीडियोज अवेलेबल मिलेंगे। तो आपको जहां से भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो इसी तरह से अब आप अपनी मेहनत में जुट जाइए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय